नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनोखी नदी चंबल के भूगोल, इसके इकोसिस्टम और इसे बचाने से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए, मध्य भारत से होकर बहने वाली वो कौन सी बड़ी नदी है जो अपने उद्गम से लेकर आखिर तक लगभग पूरी तरह से साफ और प्रदूषण मुक्त रहती है। आजकल जहां हमारी ज्यादातर नदियां प्रदूषण से जूझ रही हैं, वहां ऐसा होना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है ना? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं चंबल नदी की। चलिए देखते हैं कि आखिर इसका पानी इतना साफ कैसे है और इसका पूरा भूगोल क्या है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम चंबल के प्राचीन इतिहास से शुरुआत करेंगे, इसका पूरा भौगोलिक रूट समझेंगे, इसकी सहायक नदियों और डैम के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम चलेंगे नेशनल चंबल सैंक्चुरी की तरफ, वहां के मशहूर घड़ियालों और जलीय जीवन को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे उन बड़ी चुनौतियों की जो इस नदी को बचाने के रास्ते में आ रही हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंबल के इतिहास की, यानी एक प्राचीन नदी के रूप में इसकी पहचान की। अगर हम प्राचीन ग्रंथों को देखें तो चंबल को चर्मणवती के नाम से जाना जाता था। इतिहास और संस्कृति के हिसाब से ये मध्य भारत का एक बहुत ही अहम हिस्सा रही है। और हाँ, हाइड्रोलॉजी या जल विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये कोई अकेली नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी विशाल गंगा नदी प्रणाली यानी गैंजेटिक ड्रेनेज सिस्टम का ही एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं इसके भौगोलिक मार्ग की तरफ। एक भूगोल के छात्र या प्रेमी के नजरिए से यह हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। इसके पूरे सफर को जरा ध्यान से समझते हैं। चंबल एक बारहमासी नदी है, मतलब इसमें पूरे साल पानी रहता है। इसका सफर शुरू होता है मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला के जनपाव से, जो महू और इंदौर के पास है। यहां से ये मालवा के पठार को पार करते हुए उत्तर पूर्वोत्तर दिशा में सीधे राजस्थान की ओर बहती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक नेचुरल बॉर्डर बनाने के बाद ये नदी दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़ती है और उत्तर प्रदेश के पचंदा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। 3 राज्यों को जोड़ने वाला ये सफर अपने आप में काफी शानदार है। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिएगा, 1024। ये चंबल नदी की कुल लंबाई है, 1024 किलोमीटर। इसकी विशालता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ये राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि भौगोलिक रूप से इस नदी का असर कितने बड़े इलाके पर पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों और इस पर बने अहम बांधों की। किसी भी नदी का ड्रेनेज बेसिन समझना हो तो उसकी सहायक नदियों को जानना बहुत जरूरी है। इसे हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, लेफ्ट बैंक यानी बाईं तरफ की नदियां और राइट बैंक यानी दाईं तरफ की नदियां। बाईं तरफ से मुख्य रूप से बनास और मेज नदियां आती हैं, जिसमें से बनास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। वहीं दाईं तरफ से पार्वती, कालीसिंध और हमारी प्रसिद्ध शिप्रा नदी आकर चंबल में अपना पानी मिलाती हैं। नदियों के साथ साथ इस पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना भी उतना ही जरूरी है। चंबल पर 4 बहुत ही प्रमुख बांध बनाए गए हैं। पहला है गांधी सागर, दूसरा जवाहर सागर, तीसरा राणा प्रताप सागर और चौथा है कोटा बैराज। ये चारों डैम इस पूरे इलाके में सिंचाई और बिजली के लिए सच में एक लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। अब हम भौतिक भूगोल से थोड़ा आगे बढ़कर पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दुनिया में चलते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की। चंबल का ये गहरा और एकदम साफ पानी देखकर एक अलग सुकून मिलता है। और इसके दोनों तरफ जो मिट्टी के ऊंचे नीचे टीले हैं, इन्हें हम बीहड़ या रेवाइंस कहते हैं। ये गंभीर रूप से कटी फटी स्थलाकृति ही इस इलाके की सबसे बड़ी पहचान है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों में फैला ये 600 किलोमीटर लंबा हिस्सा इतना शुद्ध और जैव विविधता से भरा हुआ है कि इसे एक रामसर साइट का दर्जा देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। एक साल जो हमें जरूर याद रखना चाहिए वो है 1979। इसी साल मगरमच्छ संरक्षण परियोजना यानी क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत इस राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना की गई थी। और अब आते हैं इस चर्चा के सबसे रोमांचक हिस्से पर, चंबल के मशहूर घड़ियाल और यहाँ का समृद्ध जलीय जीवन। हालांकि यहाँ स्थिति थोड़ी सी गंभीर भी है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड या गंभीर रूप से संकटग्रस्त होने का मतलब है कि किसी प्रजाति के हमेशा के लिए खत्म हो जाने का बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। हमारे भारतीय घड़ियाल इसी कैटेगरी में आते हैं। पिछले 60 सालों में इनकी आबादी में 96 से 98% तक की भारी गिरावट आई है।
ये सच में एक डराने वाला आंकड़ा है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि आज दुनिया में बचे हुए वयस्क घड़ियालों की कुल आबादी का लगभग 48% हिस्सा हमारी इसी चंबल नदी में सुरक्षित है। सिर्फ जलीय जीव ही नहीं, ये जगह पक्षियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये अभयारण्य संकटग्रस्त इंडियन स्किमर पक्षी का घर है। इसे एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया माना जाता है, जहां पक्षियों की 300 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। और सबसे खास बात, पूरे देश में इंडियन स्किमर के प्रजनन के लिए ये एकमात्र ज्ञात और सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। चंबल का ये साफ पानी और रेतीले किनारे कई और शानदार जीवों का भी घर हैं। इनमें हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव यानी गंगा नदी डॉल्फिन, स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव, मीठी पानी के कछुओं की 8 अलग अलग प्रजातियां और दलदली मगरमच्छ, जिन्हें हम मगर भी कहते हैं, शामिल हैं। लेकिन प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को बचाए रखना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए अब हम बात करेंगे प्रमुख संरक्षण चुनौतियों की। अगर हम संरक्षण के प्रयासों और खतरों को आमने सामने रखकर देखें तो एक तरफ हमारी कोशिशें हैं, जैसे देवरी पुनर्वास केंद्र का ग्रो एंड रिलीज प्रोग्राम, जहां घड़ियालों के अंडों को सेककर उन्हें बड़ा किया जाता है और फिर सुरक्षित नदी में छोड़ दिया जाता है। साथ ही कमर्शियल मछली पकड़ने पर रोक और एंटी पोचिंग नियम भी लागू हैं। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी लगातार बनी हुई हैं। तीनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का विवाद, अवैध रेत खनन जिससे इन जीवों के घोंसले तबाह हो जाते हैं, नदी के किनारों पर बढ़ती खेती और मवेशियों का चरना, ये सब इस अभयारण्य के सामने एक बहुत बड़ा और लगातार चलने वाला संकट खड़ा कर देते हैं। एक रिसर्च का ये कोट इस पूरी समस्या को बहुत अच्छे से समझाता है। चंबल के बीहड़ों से खराब भूमि को पुनः प्राप्त करने के प्रयास लोगों और जैव विविधता दोनों को कटाव और बाढ़ के पारिस्थितिक जोखिमों में डाल देते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी हम इन प्राकृतिक बीहड़ों को समतल करने या खेती के लायक बनाने की कोशिश करते हैं, तो अनजाने में ही हम बाढ़ और मिट्टी के गंभीर कटाव को बुलावा दे देते हैं। ये इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारी बढ़ती हुई इंसानी जरूरतों और चंबल जैसे इस बेहद नाजुक प्राचीन इकोसिस्टम को बचाने के बीच एक सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से चंबल नदी और इसके पर्यावरणीय महत्व को समझने में आपको काफी मदद मिली होगी। ऐसे ही सीखते रहिए और हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने के बारे में विचार करते रहिए।